बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायबिटिक फुट अल्सर्स। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इंटेगमेंट्री फिजिकल थेरेपी में। डायबिटिक फुट अल्सर नाम से ही पता चल रहा है कि ये फुट अल्सर्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में डेवलप होती हैं। हमें पता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है जिसकी वजह से सेंसेशन लॉस्ट हो जाती हैं पेशेंट्स की। सेंसेशन लॉस्ट होने की वजह से ये अल्सर्स डेवलप होते हैं और साथ ही एक तो सेंसेशन लॉस्ट है, सेकंड ब्लड सप्लाई जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, पीवीडी डेवलप हो जाता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़। तो वो भी अल्सर्स की हीलिंग में एक हिंड्रेंस काज करती है, एक बैरियर काज करती है। अगर अल्सर डेवलप हो भी जाए डायबिटिक फुट में तो वो हील नहीं होते। वुंड क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़। डायबिटिक फुट ये वही स्पेसिफिक प्रेशर एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है और उन्हीं पे ही अल्सर्स बनते हैं। What is diabetes mellitus? Diabetes mellitus is significant health care problem worldwide. ये वर्ल्ड वाइड एक डिजीज़ है। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन defines the diabetes as disease in which the body does not produce or properly use insulin. हमें पता है डायबिटीज़ दो तरह की है, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती बीटा सेल से, और टाइप 2 में इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो इसी के बेसिस पे इसको डिफ़ाइन किया गया है, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, सेकंड क्या है प्रॉपरली या यूज़ नहीं हो रही। इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ हैज़ इंक्रीज्ड 48% ओवर द पास्ट 10 years विद अ 70% इंक्रीज इन पेशेंट्स इन देयर 30s। इंसिडेंट्स अगर हम देखें तो 48% इंक्रीज़ हुआ है इसके इंसिडेंट्स में पास्ट 10 years में, विद अ 70% इंक्रीज़ इन पेशेंट्स इन देयर 30s। पहले तो ये था कि डायबिटीज़ 40+ 50+ होती थी, लेकिन अब 30+ में शुगर लेवल हमें रेस्ट मिलता है। हाउएवर ऑफ द 20.8 मिलियन अमेरिकन 7% ऑफ टोटल पॉपुलेशन who have diabetes, only 14.6 million are diagnosed, leaving more than one third of 6.2 million people unaware they have the disease. अगर हम अमेरिकन पॉपुलेशन को देखें तो 20.8 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है, लेकिन 20.8 मिलियन में से डायग्नोस्ड कितने हैं 14.6। बाकी रिमेनिंग जो है 6.2 मिलियन पीपल वो अभी तक अनडायग्नोस्ड हैं और अनअवेयर हैं अबाउट देयर डायबिटीज़। स्पेसिफिक हम देखते हैं कि ये कुछ रेसिस के साथ लिंक करती है, जैसे ब्लैक्स, हिस्पैनिक्स, नेटिव अमेरिकन एंड एशियन अमेरिकन हैव द हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ द डायबिटीज़ mellitus. Between 5% and 10% of the people with diabetes have type 1, the autoimmune form of disorders that causes the destruction of pancreatic beta cells and requires insulin therapy to prevent life-threatening complications. 5 to 10% लोगों में हमें टाइप 1 मिलती है, बाकी जितने भी हैं उनमें टाइप 2 है। तो टाइप 2 इसका मतलब है ज़्यादा कॉमन है, और टाइप 1 की रीज़न क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून में के इम्यून सिस्टम जो है वो पैंक्रियाटिक के जो बीटा सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी। Type 1 diabetes is characterized by sudden onset of clinical signs and symptoms associated with hyperglycemia with a strong propensity for the development of ketoacidosis. टाइप 1 में सडनली साइन एंड सिम्टम्स हमें मिलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया के, और साथ ही कीटोएसिडोसिस डेवलप हो जाता है। कीटोएसिडोसिस क्यों डेवलप होता है, क्योंकि शुगर तो यूज़ हो नहीं रही सेल्स में, ग्लूकोज की अपटिक नहीं हो रही, तो सेल्स जो हैं वो एनर्जी पर्पस के लिए फ़ैट्स को यूज़ करते हैं। तो फैट्स का जो ब्रेक डाउन एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है वो है कीटोन बॉडीज़। कीटोन बॉडीज़ जब हमारे ब्लड में एक्सेसिवली बन जाती हैं तो वो एक कंडीशन काज करती हैं जिसे हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। However, although the clinical onset may be abrupt, the pathophysiologic insult is a slow progressive phenomena. इसमें अगर हम क्लिनिकली देखें जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं वो तो सडन होंगे, लेकिन पैथोफिजियोलॉजिकल अंडरलाइंग जो फिनोमिना है वो स्लो और प्रोग्रेसिव होता है। बिटवीन 90% टू दी 95% ऑफ अमेरिकन हैव टाइप 2 डायबिटीज़। हमने ऊपर देखा है कि 5 to 10% ओनली जो है टाइप 1 है, तो रिमेनिंग कितना है 90 to 95% टाइप 2 के साथ होते हैं, मेकिंग इट द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डिजीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट। इट आल्सो severely अंडर डायग्नोस्ड। Diabetes mellitus represents several diseases in which high blood glucose level over time can damage the nerve, kidneys, eyes and blood vessels. अब हाई ग्लूकोज लेवल की वजह से नर्व्स, किडनीज, आई और ब्लड जो वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं।
कैन आल्सो डिक्रीज़ दी बॉडीज़ एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन। अगर फाइट इन्फेक्शन की एबिलिटी कम हो रही है तो इसका मतलब है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो रहा है। व्हेन डायबिटीज़ इज़ नॉट वेल कंट्रोल्ड, डैमेज टू द ऑर्गन्स एंड इम्पेयरमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ लाइकली। फुट प्रॉब्लम्स कॉमनली डेवलप्ड इन पीपल विद डायबिटीज़ एंड क्विकली बिकम सीरियस। मोस्टली जो है वही फुट प्रॉब्लम्स इनमें डेवलप होते हैं जो कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। With damage the nervous system, a person with the diabetic may not be able to feel his or her feet properly. पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से वो उनकी सेंसेशन लॉस्ट हुई होती है तो पेशेंट अपने फीट को प्रॉपरली फील नहीं कर सकता। नॉर्मल स्वेट सिक्रीशन एंड ऑयल प्रोडक्शन दैट लुब्रिकेट द स्किन ऑफ द फुट इज़ इम्पेयर्ड। एक तो ये चीज़ है कि उसकी सेंसेशन लॉस्ट हो रही है, सेकेंड स्वेट सिक्रीशन और सीबम सिक्रीशन जो है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो जिसकी वजह से स्किन की लुब्रिकेशन डिक्रीज होगी। स्किन की लुब्रिकेशन डिक्रीज होगी तो स्किन हमारी ड्राई हो जाएगी और ईजिली प्रोन टू क्रैक्स। These factors together can lead to abnormal pressure on the skin, bones and joints of the foot during walking and can lead to the breakdown of the skin of the foot soles may develop। तो ये सारी कंडीशन जो हैं स्किन ड्राई होने की वजह से, क्रैक्स इजीली बनने की वजह से एबनॉर्मल प्रेशर अप्लाई होगा स्किन पे, बोन्स पे, जॉइंट्स पे जब भी पेशेंट वॉक करेगा या स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा। तो स्किन ब्रेक की वजह से इजीली अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है। डैमेज टू द ब्लड वेसल्स एंड इम्पेयरमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम फ्रॉम द डायबिटीज़ मेक इट डिफ़िकल्ट टू हील दीज वुंड्स। ठीक है, वुंड्स बन गए इन सब की वजह से। अब क्या है सेकंड चीज़, वैसे तो वुंड्स हील हो जाते हैं लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में हील जो है वो वुंड्स जो है वो हील नहीं होंगे। रीज़न क्या है कि ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन की वजह से हीलिंग प्रोसेस भी उनका काफ़ी स्लो होगा। Bacterial infection of the skin, connective tissue, muscle and bone can then occur. These infection can develop into the gangrene। और सेकेंड चीज़ ये साथ ये भी हो रही है, एक तो वोंड बना है और वो हील नहीं हो रहा है ब्लड सप्लाई डैमेज होने की वजह से, और साथ ही इन्फेक्शन हो रहा है बोन्स का, कनेक्टिव टिश्यूज़ का और मसल्स का। तो यही इन्फेक्शन लीड कर सकता है गैंग्रीन को, क्योंकि हमने एक टाइप पढ़ी थी गैंग्रीन की, ड्राई गैंग्रीन होती है, मॉइस्ट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन वर्स्ट फॉर्म थी गैंग्रीन की जो कि बैक्टीरिया की वजह से काज होती है। बिकॉज ऑफ द पुअर ब्लड फ्लो एंटीबायोटिक्स कैन नॉट गेट टू द साइट ऑफ द इन्फेक्शन ईजिली। अगर तो आपने कोई एंटीबायोटिक्स आईवी दी हैं तो ब्लड फ्लो वही पुअर होने की वजह से वो एंटीबायोटिक्स टारगेट साइट तक पहुंचेंगी ही नहीं। ऑफन दी ओनली ट्रीटमेंट फॉर दिस इज़ द एम्पुटेशन ऑफ द फुट और द लेग। तो इसका जो ओनली एंड सॉल्यूशन होता है उस अफेक्टेड साइट को, उस अफेक्टेड पार्ट को एम्पुटेट कर दिया जाता है। इफ़ द इन्फेक्शन स्प्रेड टू द ब्लड स्ट्रीम दिस प्रोसेस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर तो ब्लड सिस्टम भी हमारा इन्वॉल्व हो जाता है इस इन्फेक्शन में, जिसे हम सेप्सिस कहते हैं, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग काज जो है वो हो सकती है। पीपल विद द डायबिटीज़ मस्ट बी fully aware of how to prevent foot problems before they occur, to recognize problems early and to seek the right treatment when problem do occur। तो यही चीज़ आ गई कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। सबसे पहले तो हमने पेशेंट को अवेयर करना है, उसे एजुकेट करना है कि वो अपनी वही जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे, डेली की बेसिस पे फुट की इंस्पेक्शन करे, और अगर कोई वो देखता है रिस्क फैक्टर्स तो फ़ौरन से पहले उसकी ट्रीटमेंट ले, उसको डिले नहीं करे। ऑल दो ट्रीटमेंट फॉर द डायबिटिक फुट प्रॉब्लम्स हैज़ इम्प्रूव्ड, प्रिवेंशन इंक्लूड गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर लेवल रिमेन्स द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस। और साथ ही प्रिवेंशन में पेशेंट को यही गाइड किया जाता है कि बेस्ट यही है कि वो अपना ग्लूकोज लेवल जो है उसको कंट्रोल रखे, सबसे बेहतर यही है, और जिसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी। डायबिटिक फुट की काजेज़ हम देखेंगे। जो फर्स्ट काज है वो है हमारे पास फुटवियर, जिसमें हम डिफरेंट शूज़ देखेंगे। पुअरली फिटिंग शूज़ आर कॉमन काज ऑफ दी डायबिटिक फुट प्रॉब्लम्स। अगर तो पुअरली फिटिंग शूज़ हैं वो मेन काज होंगी फुट प्रॉब्लम्स की। इफ़ द पेशेंट हैज़ रेड स्पॉट, सोर स्पॉट, ब्लिस्टर, कॉर्न, कैलिस एंड कंसिस्टेंट पेन एसोसिएट विद वेयरिंग शूज़, न्यू प्रॉपरली फिटिंग फुटवियर मस्ट बी ऑब्टेन्ड एज सून एज पॉसिबल। अगर तो वही शूज़ की वजह से ही उसे रेड स्पॉट्स, सोर स्पॉट्स, ब्लिस्टर, कॉन्स या कैलस फॉर्मेशन हो रही है फुट पे, तो उसने फ़ौरन से पहले अपने शूज़ चेंज करने हैं। ये कॉर्न और कैलस है, कॉर्न और कैलस मोस्टली जो प्रेशर एरियाज़ होते हैं हमारे फुट के वहाँ पे डेवलप होती हैं, जो कि थिकनिंग हो जाती है स्किन की।
Second cause है nerve damage. People with the long-standing or poorly controlled diabetes are at risk for having damage to the nerve in their feet, जिसे हम कहते हैं peripheral neuropathy. Because of the nerve damage, the patient may be unable to feel their feet normally. Also, they may be unable to sense the position of their feet and toes while walking and balancing. एक तो पेशेंट को सेंसेशन फील नहीं होगी फुट पे, और सेकेंड कि वो सेंस नहीं कर सकेगा कि उसके फीट किस पोजीशन में है. A person with the diabetes may not properly sense minor injuries such as cuts, scrapes, blisters, sign of abnormal wear and tear that turn into the callus and corns and foot strains. तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होने की वजह से पेशेंट जो है माइनर इंजरीज, एबनॉर्मल वियर एंड टियर एंड फुट स्ट्रेन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा, वो सेंस नहीं कर सकेगा. नॉर्मली पीपल कैन फील इफ़ देयर इज़ अ स्टोन इन देयर शू, then remove it immediately. A person who has diabetes may not be able to perceive a stone. It constant rubbing can easily create a sore. अब अगर कोई स्टोन हमारे शू में हो या सैंड हो तो वो हमें फ़ील होती है, हम फ़ौरन से पहले अपने शूज़ को क्लियर करते हैं. लेकिन अगर वही स्टोन या सैंड जो है वो पेशेंट के, डायबिटिक पेशेंट के शूज़ में हो तो पेशेंट को फ़ील ही नहीं होगा, जो कि कंटिन्यूसली डिस्टर्बिंग काज करेगा और लीड करेगा सोर फॉर्मेशन को. Symptoms of neuropathy: tingling, pins and needles, numbness, loss of hearing, balance problem, burning sensation and shooting pain. Third cause है हमारी poor circulation, especially when poorly controlled diabetes can lead to accelerate hardening of the arteries or atherosclerosis. When blood flow to the injured tissues is poor, healing does not occur properly. अब इनमें ब्लड वेसल्स क्यों डैमेज होती हैं? क्योंकि उनकी हार्डनिंग हो जाती है. हार्डनिंग होने की वजह से ब्लड फ्लो जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और हीलिंग प्रोसेस नहीं होगा डायबिटिक पेशेंट्स में. ट्रॉमा टू द फुट: एनी ट्रॉमा टू द फुट कैन इंक्रीज द रिस्क फॉर मोर सीरियस प्रॉब्लम टू डिवेलप. इन्फेक्शंस हैं. Soft tissues and bone infections are very common in person with the diabetic foot ulcerations. The majority of the patients with diabetic foot ulcers, 56%, will be treated for soft tissues infection during the course of their ulceration. बहुत सारे पेशेंट्स में मोस्टली वही 56% जो है उनको हम ट्रीट करते हैं, इन्फेक्शंस को ट्रीट करते हैं. 20% ऑफ दिस पेशेंट विल डेवलप इन्फेक्शन ऑफ दी अंडरलाइंग बोन, लेकिन 20% में वही इन्फेक्शन जो है वो डीपली पेनिट्रेट कर जाता है और बोन्स इन्वॉल्व करता है. एथलीटिक फुट है. एथलीटिक फुट फंगल इन्फेक्शन है हमारे पास स्किन का या टो नेल्स का. इसकी वजह से भी मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है. अगर तो एथलीटिक फुट है, फंगल इन्फेक्शन काज हुआ है तो फ़ौरन से पहले ट्रीट करना है, एंटी फंगल मेडिकेशन देनी है. इनग्रोन टो नेल्स शुड बी हैंडल्ड राइट अवे बाय अ फुट स्पेशलिस्ट. टो नेल्स फंगस शुड आल्सो बी ट्रीटेड. Smoking or any form of tobacco causes damage to the small blood vessels in the feet and legs. This damage can disrupt healing process and major risk factor for the infection and amputation. वैसे हमने देखा है कि हाई शुगर लेवल जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस काज कर रहा था, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज काज कर रहा था, और साथ ही अगर डायबिटिक पेशेंट स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से ब्लड वेसल्स और ज़्यादा डैमेज होंगी, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड होगी. इन्फेक्शन के और एम्पुटेशन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे इन पेशेंट्स में. डायबिटिक फुट सिम्टम्स हैं जो मोस्ट कॉमन हमें मिलती हैं सिम्टम्स. परसिस्टेंट पेन कैन बी सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेन, ब्रूज, ओवर यूज, इम्प्रॉपरली फिटिंग शूज़ और अंडरलाइंग इन्फेक्शन. इन पेशेंट्स को कॉन्स्टेंट पेन होगा. पेन की रीज़न क्या हो सकती है? कोई स्प्रेन है, स्ट्रेन है, ब्रूज है, ओवर यूज़ है, फिटिंग शूज़ है, या फिर कोई ना कोई इन्फेक्शन. रेडनेस कैन बी साइन ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली व्हेन सराउंडिंग अ वुंड और ऑफ एबनॉर्मल रबिंग ऑफ शूज़ और सॉक्स. और साथ ही पेशेंट में कि वही सराउंडिंग एरिया में हमें रेडनेस मिलेगी. स्वेलिंग ऑफ द फीट एंड लेग्स कैन बी द साइन ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन. इम्प्रॉपरली फिटिंग शूज़ और पुअरली वीनस सर्कुलेशन. एक तो पेन हो गया, रेडनेस है, साथ ही स्वेलिंग की क्या काज हो सकती है? इन्फ्लेमेशन या फिर वीनस सर्कुलेशन की वजह से, इम्प्रॉपरली फिटिंग शूज़ की वजह से स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा काज हो जाता है. अदर साइंस ऑफ पोअर सर्कुलेशन इंक्लूड द फॉलोइंग. बाकी पोअर सर्कुलेशन की वजह से जो साइंस हमें मिलते हैं उनमें पेन इन द लेग्स और बटक्स दैट इंक्रीजेज विद वॉकिंग बट इम्प्रूव्स विद रेस्ट. तो सर्कुलेशन के साथ जो बाकी सिम्टम्स हमें मिलते हैं वो पेन ऑन वॉकिंग है कि पेशेंट जैसे चलेगा उसे काफ मसल्स में पेन होगा, लेकिन रेस्ट पे वो पेन सबसाइड हो जाएगा. हेयर नो लॉन्गर ग्रोइंग ऑन दी लोअर लेग्स एंड फीट. ब्लड सप्लाई वही कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से हेयर ग्रोथ नहीं होगी लेग्स और फीट पे,
क्योंकि ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से प्रॉपर न्यूरिशमेंट और ऑक्सीजन ही नहीं होगी, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी हेयर्स होंगे वो शेड ऑफ कर जाएंगे और न्यू हेयर ग्रोथ होगी ही नहीं इफेक्टेड एक्सट्रीमिटी पे। हार्ड शाइनी स्किन ऑन द लेग्स, और जो स्किन में भी हमें चेंजेस मिलती हैं कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई होने की वजह से स्किन शाइनी हो जाती है और टाइट हो जाती है। Localized warmth can be a sign of infection or inflammation, perhaps from wound that would not heal or that heal slowly. और साथ ही अगर हम उस एक्सट्रीमिटी को फील करेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर हमें रेस्ट मिलेगा। अब रेस्ट टेम्परेचर के रीज़न पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है या फिर हीलिंग प्रोसेस हो सकता है। Any break in the skin in the serious can result from the abnormal wear and tear injury or infection। कोई wear and tear भी मिल सकता है, उसकी रीज़न इंजरी है, इन्फेक्शन है। कैरेस एंड कॉर्न में बी दी साइन ऑफ क्रोनिक ट्रॉमा टू द फुट। कैरेस एंड कॉर्न वही जो हमारी स्किन की हार्डनिंग हो जाती है प्रेशर एरियाज़ में, और इसकी काज क्या होती है, क्रोनिक ट्रॉमा। टो नेल फंगस एथलीटिक फुट एंड इनग्रोन टेनेल्स में लीड टू द मोर सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ड्रेनेज ऑफ द पस फ्रॉम द वुंड इज यूजुअली अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। persistent blood drainage is also a sign of potentially serious problem। अब अगर ड्रेनेज हो रही है तो ड्रेनेज एक मेजर साइन होता है इन्फेक्शन का। पस अगर फॉर्मेशन हो गई है तो ये इंडिकेट करेगी इन्फेक्शन को। लेकिन अगर ड्रेनेज में ब्लड भी साथ है तो ये सीरियस प्रॉब्लम की इंडिकेशन होगी। लिम्फ और डिफ़िकल्टी वॉकिंग कैन बी साइन ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम। सीरियस इन्फेक्शन इन प्रॉपरली फिटिंग शूज़। अगर तो पेशेंट की वॉकिंग जो है वो डिफ़िकल्ट वॉकिंग है या लिम्पिंग कर रहा है पेशेंट ड्यूरिंग वॉक, तो ये इंडिकेट करेगी कोई बिहाइंड सीरियस इन्फेक्शन है, या फिर शूज़ जो हैं वो इम्प्रॉपरली फिट हैं, या फिर जॉइंट के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। फीवर और चिल्स इन एसोसिएशन विद द वुंड ऑन द फुट कैन बी अ साइन ऑफ लिम्फ थ्रेटनिंग और लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। New and lasting numbness in the feet and legs can be a sign of nerve damage from diabetes, which increases a person's risk for leg and feet problems। साथ ही वही नमनेस हो रही है नर्व डैमेज को जो इंडिकेट करेगी, न्यूरोपैथी की इंडिकेशन है। एग्जामिनेशन एंड टेस्ट है। अब हमने इसका एग्जामिनेशन और एवेल्यूएशन कैसे करनी है। मेडिकल एवेल्यूएशन शुड इंक्लूड a thorough history and physical examination and may also include lab test, x-ray, studies of circulation in the legs and consultation with the specialist। सबसे पहले तो जिस कोई भी केस हो हमने हिस्ट्री लेनी होती है, थॉरोली हिस्ट्री लेने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम कुछ लैब्स रिकमेंड करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड करते हैं, और अगर तो वो हमारे डोमेन में नहीं है तो हम उसको रेफ़र कर देंगे। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फर्स्ट द डॉक्टर विल आस्क द पेशेंट क्वेश्चन अबाउट देयर सिम्टम्स एंड विल एग्जामिन दैम। सबसे पहले वही हिस्ट्री लेगा, डिटेल हिस्ट्री, और साथ साथ एग्जामिनेशन करेगा। दिस एग्जामिनेशन शुड इंक्लूड पेशेंट वाइटल साइंस, और इस एग्जामिनेशन में उसने पेशेंट के वाइटल साइन को चेक करना है, पेशेंट की सेंसेशन को चेक करना है, और थॉरो एग्जामिन करना है जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया होगा उसको। फॉर अ लोअर एक्सट्रीमिटी वुंड और अल्सर्स, दिस में इन्वॉल्व probing the wound with a blunt probe to determine its depth। और साथ ही पेशेंट की सेंसेशन हमने जो चेक करनी है उसमें कोई ना कोई ब्लंट प्रॉब यूज़ करना है और चेक करना है कि किस डेप्थ का और किस प्रेशर का पेशेंट स्टिमुलस जो है वो सेंस कर सकता है। माइनर सर्जिकल डिब्राइटमेंट ऑफ द वुंड, क्लीनिंग एंड कटिंग अवे ऑफ द टिश्यूज में बी नेसेसरी टू डिटरमिन द सीरियसनेस ऑफ द वुंड। ये वही प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट की सेंसेशन चेक करते हैं, और साथ ही प्रेशर हमें मिलता है कि किस प्रेशर को पेशेंट सेंस कर रहा है और किस डेप्थ का स्टिमुलस वो सेंस कर सकता है। सेकंड पिक्चर जो है उसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें नज़र आ रही हैं। बिग टो पे है, मिडिल टो पे है, लिटिल टो पे है, साथ ही मेटाटार्सल्स के हेड पे है, फिर सेंटर ऑफ फुट जो है वहाँ पे दो हमें डॉट्स नज़र आ रही हैं, और हील के एरियाज़ में हैं। अगर हम डॉट्स ऑफ फुट की बात करें तो यहाँ जो है बिग टो और सेकंड टो के दरमियान एक डॉट नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास फिलामेंट टेस्ट है, इससे भी हम पेशेंट की सेंसेशन चेक करते हैं। हम सिर्फ इन एरियाज़ को क्यों फोकस करते हैं, क्योंकि ये वही हमारे पास प्रेशर बियरिंग एरियाज़ हैं। मोस्टली इन्हीं एरियाज़ पे ही डायबिटिक फुट अल्सर्स डेवलप होते हैं। लैब टेस्ट है। द डॉक्टर में डिसाइड टू ऑर्डर अ कंप्लीट ब्लड काउंट और सीबीसी विच विल असिस्ट इन डिटरमिनिंग द प्रेजेंस एंड सेवेरिटी ऑफ इन्फेक्शन। सीबीसी की बेसिस पे हमें आइडिया होगा कि कोई इन्फेक्शन है, अगर है तो कितना सिवियर है। A very high or very low white blood cells count suggests serious infection। The doctor may also check the patient's blood sugar either by finger stick or by a lab test।
साथ ही पेशेंट ने पहले तो सीबीसी करा दिया, उससे इन्फेक्शन का पता चला है। सेकंड, ब्लड शुगर लेवल लेना है पेशेंट का, वो हम सिंपल जो हमारे पास फिंगर प्रिक मेथड होता है ग्लूकोमीटर से जो चेक करते हैं उससे भी कर सकते हैं, या फिर लैब टेस्ट जिससे HbA1c, जिससे हमें लास्ट 3 मंथ की शुगर का पता चलेगा। डिपेंडिंग ऑन द सिविरिटी ऑफ द प्रॉब्लम द डॉक्टर में आल्सो ऑर्डर किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड केमिस्ट्री स्टडीज़, लिवर एंजाइम टेस्ट, हार्ट एंजाइम्स टू असेस वेदर अदर बॉडी सिस्टम आर वर्किंग प्रॉपरली इन दी फेस ऑफ सीरियस इन्फेक्शन। और साथ ही हमने बाकी प्रॉब्लम्स देखने के लिए, बाकी सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट को चेक करने के लिए टेस्ट कराने हैं, लाइक वही हमारे पास किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड केमिस्ट्री में डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को चेक करने के लिए, लीवर की फंक्शन को चेक करने के लिए LFTs, हार्ट एंजाइम्स को चेक करने के लिए कि जो अंडरलाइन कंडीशन है उसकी वजह से सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। X-rays है, the doctor may order X-ray studies of the feet or legs to assess for the signs of damage to the bones or arthritis, damage from the infection, foreign bodies in the soft tissues। लैब्स में हमने देखा है, हमने डिफरेंट सिस्टम से रिलेटेड लैब्स करवाई हैं, हमने ब्लड शुगर लेवल चेक किया है और CBC से हमें इन्फेक्शन का पता चला है। नेक्स्ट हमारे रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे पे हमें वही बोनी कंडीशन का पता चलेगा, बोन स्टेटस का पता चलेगा, बोन में कोई आर्थराइटिस तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। गैस इन द सॉफ्ट टिश्यू इंडिकेट गैंग्रीन, अ वेरी सीरियस पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एंड लिम्फ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन। वही जब भी गैस की प्रेजेंस है तो वो इंडिकेट करेगी गैस गैंग्रीन को, जो कि मोस्ट वर्स्ट फॉर्म है गैंग्रीन की। ये दो पिक्चर हैं, अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो वहाँ पे एम्पुटेशन हुई भी है सेकेंड टो की, और जो राइट साइड पे पिक्चर है वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन हुई हुई है थर्ड मेटाटार्सल के हेड पे। एक्सरे के बाद नेक्स्ट जो हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन रिकमेंड कर सकते हैं वो है अल्ट्रासाउंड। द डॉक्टर में ऑर्डर डॉपलर अल्ट्रासाउंड टू सी द ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज एंड वेन्स इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। अल्ट्रासाउंड हम क्यों रिकमेंड करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है। The test is not painful and involve the technician moving non-invasive probe over the blood vessels of the lower extremity। अब अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम कैसे चेक करेंगे ब्लड फ्लो को, सिंपली वही ये नॉन इन्वेसिव मेथड होता है, प्रोब को हमने ब्लड वेसल्स पे प्लेस करना है और हमें उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी की ब्लड फ्लो का आइडिया हो जाएगा कितना ब्लड फ्लो हो रहा है। Consultation in the doctor may ask a vascular surgeon, orthopedic surgeon, or both to examine the patient. These specialists are skilled in dealing with diabetic lower extremity infection, bone problems, or circulatory problems। एंजियोग्राम है जो कि हम ब्लड वेसल्स को देखेंगे। If the vascular surgeon determines that patient has poor circulation in the lower extremities, and angiogram may be performed in the preparation for the surgery to improve circulation। अब हम एंजियोग्राम क्यों कराते हैं, ताकि अगर हम सर्जरी करा रहे हैं तो उसके बाद हम सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकें। डायबिटिक फुट ट्रीटमेंट है, सेल्फ केयर एट होम। अ पर्सन विद द डायबिटिक फुट शुड डू द फॉलोइंग। पेशेंट को जो हम एजुकेट करेंगे कि वो अपनी केयर कैसे करें। फुट एग्जामिनेशन, एग्जामिन योर फीट डेली एंड आल्सो आफ्टर ट्रॉमा, नो मैटर हाउ माइनर टू योर फीट। डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन करनी है अपने फीट की, और अगर ट्रॉमा हुआ है तो उसको फ़ौरन से पहले आपने ट्रीट करना है। रिपोर्ट एनी abnormality to your physician। यूज़ अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र एवरी डे टू प्रिवेंट ड्राई स्किन एंड क्रैकिंग। हमने पढ़ा है कि स्वेट एंड सीबम की जो प्रोडक्शन थी वो कम हो रही थी, जिसकी वजह से स्किन ड्राई हो रही थी, तो डेली बेसिस पे उसने लोशन यूज़ करना है, कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, ताकि उसकी स्किन ड्राई ना हो और क्रैक्स ना बने। वेयर कॉटन और वूल सॉक्स, वाइट इलास्टिक सॉक्स बिकॉज दे में इम्पेयर द सर्कुलेशन। कॉटन और वूल सॉक्स वो यूज़ करें, इलास्टिक सॉक्स ना यूज़ करें, क्योंकि इलास्टिक सॉक्स जो हैं वो सर्कुलेशन को फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी। Eliminate the obstacles, move or remove any items you are likely to trip over or bump your feet on। Light the pathway used at night indoors and outdoors। उसने जितनी भी हिंडरनेस होगी, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स होंगे उसके रास्ते में, वो सारी रिमूव करनी है, ताकि जो फॉल का रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो सके। और लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए इंडोर्स या आउटडोर्स, वो जो भी पाथवेज यूज़ करता है। टो नेल ट्रिमिंग, अब उसने नेल कटिंग कैसे करनी है। ऑलवेज कट योर नेल्स विद द सेफ्टी क्लिपर, नेवर अ सीज़र। हमेशा वो सेफ्टी क्लिपर यूज़ करे, नेल क्लिपर यूज़ करे, सीज़र से कभी भी नेल कट ना करे। कट देम स्ट्रेट अक्रॉस एंड लीव प्लेंटी ऑफ द रूम आउट फ्रॉम द नेल बेड। If you have difficulty with your vision or using your hand, let your doctor do it for you or train family member how to do it। अगर तो उसके वही पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से हैंड की वर्किंग डिस्टर्ब है,
तो वो खुद से कट नहीं करेगा, बल्कि उसका डॉक्टर उसकी नेल कट करेगा या फिर कोई फैमिली मेम्बर। फुटवियर है, वेयर स्टडी कंफर्टेबल शूज़ व्हेन एवर फिजिबल टू प्रोटेक्ट योर फीट। स्टडी और कंफर्टेबल शूज़ यूज़ करें। टू बी श्योर योर शूज़ फिट प्रॉपरली, सी अ पोड्रेटिस्ट जो कि फुट डॉक्टर होता है फॉर फिटिंग रिकमेंडेशन, और शॉप एट शू स्टोर स्पेशलाइजिंग इन फिटिंग पीपल विद डायबिटीज़। योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो कि डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट होता है कैन प्रोवाइड यू विद द रेफरल टू द पेडियाट्रिस्ट और द ऑर्थोपेडिस्ट, who may also be an excellent resource for finding local shoe stores. If you have flat feet, bunions or hammer toes, you may need prescription shoes or shoe insert. अगर तो कोई फुट डिफॉर्मिटी बनी हुई है तो उसको ट्रीट करने के लिए पेशेंट स्पेसिफिक मेडिकेटेड जो शूज़ होते हैं वो यूज़ करेगा या फिर शू इंसर्ट यूज़ करेगा। Exercise, regular exercise will improve bone and joint health in your feet and legs, improve circulation to your legs and will also help stabilize your blood sugar level. पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होगा कि उसकी एक तो बोनी स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होगा, सेकंड जो उसका जॉइंट स्टेटस है वो, थर्ड वो इम्प्रूव करती है उसकी सर्कुलेशन को। एक्सरसाइज की वजह से जो लोअर एक्सट्रीमिटी की सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगी और इसकी वजह से पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल भी रेगुलेट रहेगा, स्टेबलाइज रहेगा। कंसल्ट योर फिजिशियन प्रायर टू बिगनिंग एनी एक्सरसाइज प्रोग्राम, और उसने कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम खुद से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले अपने फिजिशियन से कंसल्टेशन लेनी है। ये वही हमारे पास मेडिकेटेड शूज़ हो गए, साथ ही शू इंसर्ट जो हम डिफरेंट फुट डिफॉर्मिटीज़ में पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। ये हमारे पास वही मेडिकेटेड शूज़ हो गए जो डिफरेंट फुट डिफॉर्मिटी के साथ यूज़ करते हैं हम। मेडिकल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स इफ़ द डॉक्टर डिटरमिन दैट अ वुंड और ulcers on the patient feet or legs is infected, or if the wound has high risk of becoming infected such as cat bite, antibiotics will be prescribed to treat the infection or the potential infection. तो इसमें देखना है कि एंटीबायोटिक्स हमें कब देनी है, जब पेशेंट को इन्फेक्शन होगा या फिर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होगा, तभी हम उसके एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देंगे। रेफरल टू दी वुंड केयर सेंटर्स, मैनी ऑफ दी, तब अब हम रेफ़र करेंगे वुंड केयर सेंटर में। मैनी ऑफ द लार्जर कम्युनिटी हॉस्पिटल्स नाउ हैव वुंड केयर सेंटर्स स्पेशलाइजिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक लोअर एक्सट्रीमिटी वुंड एंड अल्सर along with अदर डिफ़िकल्ट टू ट्रीट वुंड्स। स्पेसिफिक जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनमें वुंड केयर सेंटर्स बने हुए हैं जो कि वुंड्स को ट्रीट करते हैं। इन दीज मल्टीडिसिप्लिनरी सेंटर्स प्रोफेशनल्स ऑफ द मैनी स्पेशलिस्ट इंक्लूड डॉक्टर्स, नर्स, फिजियोथेरापिस्ट वर्क विद पेशेंट्स एंड देयर डॉक्टर्स इन डेवलपमेंट और ट्रीटमेंट प्लान फॉर द वुंड और केयर। इन सेंटर्स में टीम वर्क होता है। टीम वर्क में हमारे डॉक्टर्स, नर्स और फिजियोथेरापिस्ट होते हैं जो कि पेशेंट को असेस करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट प्लान्स में इंक्लूड सर्जिकल डिब्राइडमेंट ऑफ द वुंड, इंप्रूवमेंट ऑफ द सर्कुलेशन थ्रू द सर्जरी और थेरेपी, स्पेशल ड्रेसिंग एंड एंटीबायोटिक्स। अब इसमें जो ट्रीटमेंट प्लान में शामिल है, सर्जिकल डिब्राइडमेंट हो सकती है कि उसकी सर्कुलेशन कैसे इंप्रूव करनी है सर्जरी के थ्रू या थेरेपी के थ्रू, स्पेशल ड्रेसिंग कौन सी ड्रेसिंग यूज़ करनी है और एंटीबायोटिक्स कौन सी देनी है। द प्लान में इंक्लूड कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, या इसमें कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी हो सकता है इस प्लान में। रेफर टू द पोडियाट्रिस्ट और द ऑर्थोपेडिक if the patient has bone related problem, toenail problem, corn and callus, hammer toe, bunions, flat feet, heel spurs, arthritis, or have difficulty with finding shoes that fit, a physician may refer to one of these specialists. अगर तो पेशेंट को ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं तो फिजिशियन उसे रेफ़र कर सकता है अच्छे स्पेशलिस्ट के पास, ताकि उसको अब उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग शूज़ जो है वो मिल सके। दे क्रिएट शूज़, इंसर्ट प्रिस्क्राइब शूज़, रिमूव कैलस एंड हैव एक्सपर्टीज़ इन सर्जिकल सॉल्यूशन फॉर बोन प्रॉब्लम्स। तो इन पोडियाट्रिस्ट और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास सोल्यूशन होता है कि वो कैलस को रिमूव कर सकते हैं। शू इंसर्ट जो है वो रिकमेंड करेंगे पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, या फिर मेडिकेटेड शूज़ जो हैं वो देती हैं, और साथ ही बोन प्रॉब्लम्स का सर्जिकल सॉल्यूशन में भी उनकी एक्सपर्टीज़ होती है। दे कैन आल्सो बी एन एक्सीलेंट रिसोर्स फॉर हाउ टू केयर फॉर द पेशेंट्स फीट रूटीनली। Home health care, the patient doctor may prescribe a home health nurse or aide to help with wound care and dressing, monitor blood sugar and help the patient take antibiotics and other medications properly during the healing period. इसमें है कि पेशेंट को वही नर्स रिकमेंड की जाती है
कि जो एक्यूट उसका टाइम ड्यूरेशन होता है आफ्टर सर्जरी या इन्फेक्शन के, ताकि उसका ब्लड शुगर जो है उसकी मॉनिटरिंग हो सके, एंटीबायोटिक्स टाइम पे दी जा सके और प्रॉपर ड्रेसिंग और जो वुंड की केयर है वो हो सके। अच्छी केयर होगी, अच्छी ड्रेसिंग होगी, वुंड वॉश किया जाएगा तो हीलिंग भी उतनी अच्छी होगी पेशेंट की। प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ डायबिटिक फुट प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व अ कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जिसमें हम पेशेंट को सबसे पहले तो यही कहना है कि अपना शुगर कंट्रोल रखें, रेगुलर लेग एंड फुट सेल्फ एग्जामिनेशन, डेली बेसिस पे एग्जामिनेशन करें फुट का और लोअर लेग का। नॉलेज ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज प्रॉब्लम के उसे नॉलेज भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए कि वो कैसे अपने प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। चूजिंग प्रॉपर फुटवियर, अच्छे शूज़ जो हैं वो यूज़ करें, हार्ड और जो ज़्यादा टाइट शूज़ होते हैं वो यूज़ ना करें। रेगुलर एक्सरसाइज इज़ एबल, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें। अवॉइडिंग इंजरी बाय कीपिंग फुटपाथ क्लियर, ऑब्स्टेकल्स कोई नहीं होने चाहिए और प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए जो पाथवेज वो यूज़ करता है उनकी, ताकि इंजरी के चांसेस मिनिमाइज हों। हैविंग अ डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट्स फीट एट लीस्ट वंस अ ईयर यूजिंग अ मोनोफिलामेंट और डिवाइस मेड अप ऑफ नायलॉन स्ट्रिंग दैट टेस्ट सेंसेशन, और साल में एक दफ़ा लाजमी वो अपना एग्जामिनेशन कराए। और मोनोफिलामेंट टेस्ट जो हमने पीछे भी देखा है वो 10 स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं फुट के, जहाँ पे हम पेशेंट की सेंसेशन चेक करते हैं। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है, लेवरी पैटर फुट क्लासिफिकेशन। इसकी कैटेगरी है 1 से लेकर 4 तक। नो न्यूरोपैथी, नो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, नो हिस्ट्री ऑफ अल्सर। तो इसकी जो प्रिवेंशन ट्रीटमेंट है हमारे पास, उसको हमने री एवेल्यूशन करनी है 1 ईयर। सेकंड जो कैटेगरी है उसमें न्यूरोपैथी तो है पेशेंट की, प्लस डिफॉर्मिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती न्यूरोपैथी के साथ, लेकिन पीएडी पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ कोई नहीं है, हिस्ट्री ऑफ अल्सर या हिस्ट्री ऑफ एम्पुटेशन भी नहीं है। तो पोडिएट्री एवरी 6 मंथ ओवर द काउंटर शूज़ इंश्योर एवेल्युएट अप्रोप्रिएट फिट। थर्ड कैटेगरी में अब पीएडी है, न्यूरोपैथी भी है, डिफॉर्मिटी भी है और पीएडी भी है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ अल्सर नहीं है और हिस्ट्री ऑफ एम्पुटेशन नहीं है। तो अब वो पेडिएट्री जो है एवरी 2 to 3 मंथ लेगा। प्रोफेशनली फिट थेराप्यूटिक शूज़ एंड इंसोल्स, पेशेंट एजुकेशन। फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास, जिसमें प्रीवियस अल्सर की भी हिस्ट्री होगी, प्रीवियस एम्पुटेशन की भी हिस्ट्री होगी, या इन दोनों में से कोई एक हिस्ट्री मिल सकती है। तो इसमें जो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पेशेंट को रिकमेंड की जाती है वो है पोडिएट्री एवरी 1 to 2 मंथ, प्रोफेशनली फिट थेराप्यूटिक शूज़ एंड इंसोल्स, पेशेंट एजुकेशन। सेकेंड क्लासिफिकेशन है डायबिटिक फुट अल्सर्स की, मैगेट वैगनर क्लासिफिकेशन। 0 प्री अल्सरेशन रीजन, हील्ड अल्सर्स, प्रेजेंस ऑफ बोनी डिफॉर्मिटी होता है 0 ग्रेड में। 1 पे सुपरफिशियल अल्सर्स विदाउट सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्वॉल्वमेंट। 2 पे पेनिट्रेशन थ्रू दी सबक्यूटेनियस टिश्यूज में एक्सपोज बोन, टेंडन, लिगामेंट और जॉइंट कैप्सूल। 3 पे ऑस्टियाटिस है, बोन की इन्फ्लेमेशन है, 7 एब्सेस फॉर्मेशन मिल सकते हैं या ऑस्टियोमिलाइटिस। 4th पे गैंग्रीन ऑफ डिजिट्स, मतलब 4 फुट जो है वो इन्वॉल्व होगा। और 5th पे गैंग्रीन ऑफ फुट, फुल फुट इन्वॉल्व होता है। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है, डायबिटिक फुट अल्सर्स, जिसमें हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।